आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले कुछ समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। इसको किसी को नोट डाउन नहीं करना। अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, सॉलिड कंडक्टर में करंट का फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो भी यूनी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। अगर रैंडम मोशन में होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो यूनी डायरेक्शन करने के लिए, यानी करंट के फ्लो को एक डायरेक्शन में करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था? बैटरी से जोड़ना पड़ रहा था। बैटरी से जोड़ने से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता था जिसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन कंडक्टर के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होता था। ऐसा होने से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है और ये मूव करने लगता है। यानी जब फोर्स लगेगा तो वो एक्सलेट करेगा, तो एक्सलेट करेगा तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी इंक्रीज होकर के आएगा। और इससे पहले, फील्ड से पहले क्या था? वो रैंडम मोशन में था। उस वक्त उसके पास वेलोसिटी था, लेकिन वो रैंडम मोशन में था और काफ़ी मतलब लार्ज वैल्यू का उसका वेलोसिटी था। वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का उसका वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है? हाउ मच? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट में नहीं करता है, क्योंकि वो सब रैंडमली होता है, रैंडम मोशन में होता है। जब यूनी डायरेक्शन में होता है तब जा कर के वो करंट को फ्लो करने में मदद करता है। तो जैसे ही हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जिसका इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगते हैं। लेकिन ये यहाँ से यहाँ बिल्कुल वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, बल्कि जैसे हॉलो पाइप होता है, तो ये हॉलो पाइप के जैसा नहीं है। ये सॉलिड कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बहुत सारा आइटम्स इसके रास्ते में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये है और फोर्स लगा तो दौड़ के यहाँ चलाएगा या मूव करके यहाँ चलाएगा, बल्कि रास्ते इसको बहुत सारा हर्डल्स है जिसको पार करते हुए आना होगा। बहुत सारा आयन है। आयन कहाँ से आया? फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या पढ़ा था कि कुछ एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो अपने नेबरिंग एटम के इन्फ्लुएंस से अपने इलेक्ट्रॉन का साथ छोड़ देते हैं और ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अलग होता है तो क्या होता है? वो आयन का फॉर्म ले लेता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन खोया तो प्लस उस पर चार्ज बॉन्ड डेवलप होगा तो आयन बन गया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वहाँ से अलग होता है, फ्री हो जाता है, तब जो एटम बचता है वो एटम के फॉर्म में नहीं रहता है, वो आयन के फॉर्म रहता है। तो जो इस पर फोर्स लगने लगा तो इधर की तरफ ही आएगा, लेकिन जब आएगा तो इसको रास्ते में बहुत सारा आयन मिलता है, तो इस आयन से वो टकराते हुए आता है। तो ऐसा नहीं कि सीधे यहाँ चलाया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो कि ये रोड है, आप इस रोड में इस एंड से इस एंड तक आना चाहते हैं, आप यहाँ से चलना चाहते हैं, रात का टाइम है, रोड बिल्कुल खाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस लाइन में, इस लाइन से आना चाहते हो चले आओगे, इस लाइन में जाना चाहते हो चले आओगे, इस लाइन में जाना चाहोगे, कोई आपके पास रोक टोक को रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही दिन की बात हो जाए, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है और भी दिन में ऑफिस आवर है, या मान लो कोई एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का या तो टूटने का टाइम आ रहा है या एंट्री होने का टाइम आ रहा है, तो उस वक्त गैदरिंग बढ़ जाता है शहर में। अब ये पूरा जाम का स्थिति बना हुआ। अब अगर आप यहाँ से चलते हो इस लाइन में तो देखते हो कि यहाँ पर कोई गाड़ी लगी हुई है,
तो आप मुड़ना चाहते हो इधर मुड़ गए। अब यहाँ भी आते हो तो यहाँ भी कोई गाड़ी लगी हुई, यहाँ से इस लाइन में नहीं बढ़ सकते, तो फिर जिधर मौका देखते हो इधर चले जाते हो। कहने का मतलब हुआ कि वैसे हालत में आप स्ट्रेट लाइन पर चाह कर भी नहीं स्ट्रेट लाइन में आप आ सकते, क्योंकि जिस रास्ते को आप अपनाना चाह रहे हैं वहाँ कोई न कोई खड़ा है जो आपको रोकेगा, तो आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आप एक जिग जैग पाथ पे ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, जिग जैग पाथ होते हुए आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही बात होती है, फ्रीली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाता, बल्कि डिफरेंट एटम से या आयन से कोलाइड करते हुए यहाँ पहुँचता है। तो ऐसे कोलाइड किया, फिर उस पर फोर्स लगा इधर की तरफ, तो फिर किसी से कोलाइड कैसा हो गया, तो यहाँ पहुँचता ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेट पाथ पर, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर नहीं पहुँचता कि यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट स्ट्रेट रहेगा, बल्कि एक जिगजैग पाथ बनाते हुए यहाँ तक पहुँचता। तो जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी तो उसमें कंडीशन है किसके प्रेजेंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश नहीं होता तब ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन बनता है कि द एवरेज वेलोसिटी acquired by free electrons in a conductor under the influence of electric field with which they get drifted towards the positive end of the conductor। क्या बताया? The average velocity acquired by free electrons in the conductor under the influence of electric field with which they get drifted in a direction opposite to the direction of electric field बोले, या drifted towards the positive end of the conductor। यही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन बनता है। तो बोलने को मोटा मोटी समझने को ये हुआ कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है। लेकिन उसको अच्छे ढंग से करने के लिए जो भी हम लिखाते हैं उसको आप लिख लीजिए। हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, average velocity acquired by free electrons, acquired by free electrons in the conductor under the influence of electric field with which they get drifted, in a direction opposite to the direction of electric field, in a direction opposite to the direction of electric field। is called drift velocity, is called drift velocity। हम रिपीट कर दे रहे हैं इसको दोबारा। एवरेज वेलोसिटी acquired by free electrons in the conductor under influence of electric field with which they get drifted in a direction opposite to the direction of electric field is called drift velocity। It is represented by Vd, it is represented by Vd।
value of drift velocity is of the order of 10 to the power minus 4 meter per second. Value of drift velocity is of the order of 10 to the power minus 4 meter per second. अब इसको अगर हम समझने के लिए जो बोला है उसको हम फिर दोबारा बोल दे रहे हैं हिंदी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टर का इलेक्ट्रोड जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील होता है या ड्रिफ्ट करता है, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसका वैल्यू जो होता है 10 टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है। अब इसके बाद इसका वैल्यू निकाला जाता है। क्या इसका फॉर्मूला बनता है? ये तो वैल्यू लिख दिया गया कितना इसका वैल्यू होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है सो हम लोग निकालने जा रहे हैं। हेडिंग दे दो, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इसमें क्या क्या है कि हम एक कंडक्टर कंसीडर कर ले रहे हैं। क्या है? एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। उस कंडक्टर में सपोज कर लेते हैं कि n फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसका थर्मल वेलोसिटी कितना है u1 u2 डॉट 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 un लिखा है। लेट u1 u2 डॉट 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 un आर थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो ये अलग अलग का वेलोसिटी है जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। अब इसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। u एवरेज वेक्टर दे रहे हैं सब पे, u1 वेक्टर u2 वेक्टर डॉट 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 प्लस un वेक्टर डिवाइडेड बाय n, यानी जितना वेलोसिटीज़ है सारे वेलोसिटीज़ को जोड़ करके जितना उसका नंबर बनता है n बनता है उसे डिवाइड करेंगे और ये कितना होता है 0 के बराबर होता है। चूँकि यही थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है जिसके वजह से कोई करंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो कुछ ना कुछ उसके अंदर वेलोसिटी होना चाहिए करंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब ऐसा करने के लिए, अब करंट कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। अब सपोज कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बीच हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं जिसका वैल्यू भी है।
अब क्या करते हैं कि यही कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के बीच में हम बैटरी जोड़ करके एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं जिसका वैल्यू भी है। अब ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा वही निकाला है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इंटेंसिटी का वैल्यू आता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, तो V/L कर दिया। क्या लिखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V/L। यानी L लंबाई के कंडक्टिंग वायर के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितने के बराबर होता है, E इज इक्वल टू V/L। अब क्या है, जैसे ही सेटअप फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब पे क्या करने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। कितने के बराबर, Q इंटू E के बराबर। Therefore force acting on an electron F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E इंटू E होता है, F इक्वल टू QE होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, E लिखेंगे। इंटेंसिटी है E वेक्टर, तो वेक्टर दे दिया, यहाँ भी वेक्टर लगा दिया। अब फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इंटू ए वेक्टर देंगे इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाई। यानी जो हम बोल रहे थे कि एक्सलेट करता है, यही एक्सलेशन से ये एक्सलेट करता। कहाँ से बात हमने शुरू किया, पहले हम ये सपोज कर लिया कि उसमें n पार्टिकल से, सॉरी n फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसका थर्मल वेलोसिटीज अलग अलग है, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, डॉट डॉट un वेक्टर। इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, सारे को जोड़ेंगे, नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी n से डिवाइड करेंगे, वो कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। यानी नेट वेलोसिटी 0 है, इसलिए करंट कंट्रीब्यूट ये नहीं करेगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना होगा, वोल्टेज अप्लाई करना होगा। वोल्टेज अप्लाई किया, इस वोल्टेज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जिसका इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, E इज इक्वल टू V/L। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया जिसका इंटेंसिटी E है। अब इसी इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में सारा फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो सारे पे फोर्स लगेगा। कोई एक इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर लेते हैं, लिख दिया फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E इंटू E वेक्टर। कहाँ से लगने लगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर के अंदर एक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इंटेंसिटी होता है, तो इस पर फोर्स का वैल्यू आ गया F इक्वल टू माइनस E इंटू E वेक्टर। अब हम माइनस क्यों दिया, तो माइनस इसलिए दिया गया कि हम पिछले क्लास में भी बोल चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है Q इंटू E के बराबर। तो Q की जगह पर हम E दिया, चूँकि इलेक्ट्रॉन है, इंटेंसिटी दे दिया। अब माइनस साइन क्यों दिया, फिर वहाँ एक बात दिखाया गया था कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो चूँकि सारा फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो डायरेक्शन इंटेंसिटी के इधर की तरफ है, इसलिए फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस लगा दिया। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम। जहाँ ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इंटेंसिटी है उस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद सेटअप किया है, आई एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना आप लोग उतारिए।
अब क्या हम सपोज कर रहे हैं, लेट ए फ्री इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर एक्सलेट्स फॉर t1 सेकेंड, देन इट्स वेलोसिटी v1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t1, v इक्वल टू u प्लस at हम लोग 11 में पढ़े हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। ठीक है, इसी पर हम वेक्टर के फॉर्म में दिया है, टाइम स्केलर, इसलिए उस पर एरो नहीं मारा गया, बाकी पर मार दिया गया। तो हम शुरू में जो लिखाया था n फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया था, अब उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जिसका थर्मल वेलोसिटी कितना है, u1 है। सपोज करते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहा है कितने टाइम तक, t1 सेकेंड। तो इतने देर तक एक्सेलरेट करने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at होता है, उसको बिठा देंगे। तो v1 प्लस u1 at1, ये पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, इसीलिए दूसरे के लिए निकालेंगे, तीसरे के लिए निकालेंगे, चौथे के लिए निकालेंगे, nवें के लिए निकालेंगे, सारे को जोड़ करके उस n से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा। प्रोसेस समझ में आ गया। डेफिनेशन में एवरेज बोला गया है, इसलिए हम एक पार्टिकल का v1 निकाला, दूसरे का v2 निकाला, तीसरे का v3 हुआ, चौथे का हुआ, पाँचवें का, लास्ट में nवें का निकालेंगे, सारे को जोड़ देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, इसी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा। Similarly, तो पहले हम फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी निकाला, v1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1, यानी पहले में 1 यूज़ किया है, दूसरे में 2 यूज़ करेंगे, तीसरे में 3 यूज़ करेंगे, लास्ट वाले में हम n यूज़ करेंगे। v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 डॉट डॉट डॉट, vn वेक्टर इक्वल टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू tn। एज पर डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज के बराबर होता है, vd वेक्टर इक्वल टू दिस प्लस डॉट 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 प्लस दिस डिवाइडेड बाई n। v1 का वैल्यू पुट किया, v2 का वैल्यू पुट किया, डॉट डॉट करके vn का वैल्यू पुट किया, un प्लस a इंटू वेक्टर इंटू tn। vd वेक्टर इक्वल टू
इसको हम ऐसा कर सकते हैं, u1 u2 u करके इसको n से डिवाइड कर दिया। ये सब में है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी ये है, ए कॉमन ले करके ले लेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn डिवाइडेड बाई n बनी। कहने का मतलब इसको दो पार्ट में कर दिया, इसके नीचे भी n आ जाएगा और इसके नीचे भी n आ जाएगा। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से, आंसर स्टार्ट करने से पहले ही बात लिखाया है कि u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 u1 वेक्टर बटा n, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया ए वेक्टर, और ये t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाई n भी एक तरह का क्या है, ये एवरेज वैल्यू है। इसके जगह पर हम टॉ लिखते हैं, तो टॉ इक्वल टू हुआ t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn डिवाइडेड बाई n। इसी का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। इतना सब लोग उतारिए फिर आगे हो। वी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टो, और ए का वैल्यू निकाल चुके अपने अपने कॉपी में, देखिए सब लोग। ई वेक्टर स्मॉल ई इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम इंटू टो, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया माइनस ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर इंटू टो बाई एम, जहाँ ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर, टो है रिलैक्सेशन टाइम, और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर, तो मास फ्री इलेक्ट्रॉन का ले। अब ये चूंकि अब यहाँ भी साइन आ रहा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव ये डिनोट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इधर जा रहा है, इसीलिए इस पर नेगेटिव साइन लगा। तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड में आएगा वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। एरो देने की ज़रूरत नहीं, एम इंटू टॉ। तो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसके लिए हमको ये सब एरो वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, साइन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। अब इसमें खाली ये याद नहीं रख लेना है कि वी डी इज इक्वल इतना होता है। वी डी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर, टॉ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बात याद रखना होगा, तब होगा कि हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फार्मूला जानते हैं। अब एक वर्ड आया है रिलैक्सेशन टाइम, ये किसको कहते हैं, इसको लिख लीजिए। रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। देखो एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल, एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल between two successive collisions between
electrons and between electron and positive ion, between electron and positive ion is called relaxation time, is called relaxation time. Paragraph in relaxation time. It is equal to, is called relaxation time. Paragraph चेंज करके it is equal to, it is equal to ratio of, it is equal to ratio of mean free path, mean free path and root mean square velocity. Ratio of mean free path, mean free path to root mean square velocity, root mean square velocity. VRMS को हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. It is of the order of 10 to the power 14 सेकेंड. इसका वैल्यू कितना होता है 10 पे पावर माइनस 14 सेकेंड. और नोट करके 2 पॉइंट लिख दीजिए, ये सब जानना चाहिए. थर्मल, नोट करके लिख लो इस बात. थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is of the order of 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. देख लो कितना फ़र्क है दोनों में. यहाँ प्लस में है, वहाँ माइनस में आता है पावर. लेकिन इतना वेलोसिटी होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिक करंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है. कारण इसलिए कि रैंडम मोशन में होता है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होता. नोट नंबर 1, 2 में आप लिख दो इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर number of free electrons is 10 to the power assuming 1 free electron per atom. दोनों बात को नोट करके लिखो, समझ लो इसको. फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी कितना होता है 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकंड. ऑफ द ऑर्डर ऑफ का मतलब हुआ कि एग्जैक्ट 10 पे पावर 6 नहीं होता है, हो सकता है 2 इंटू 10 पे पावर 6 हो, 3 इंटू 10 पे पावर 6 हो, 2.5 इंटू 10 पे पावर 6 हो. तो इस ऑर्डर में होता है वेलोसिटी. अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10⁻29. यानी अगर किसी कंडक्टर का हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं
तो उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आता है 10⁻29। लेकिन कब आता है उस बात को यहाँ लिख दिया है, अज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर आइटम। ये सब के लिए लागू नहीं होता है, उस मटेरियल के लिए लागू होता है जिस मटेरियल के एक आइटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के केस में ऐसा हो कि एक आइटम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो 10⁻ हम 29 वाली बात लिख रहे हैं, हम उस मटेरियल के लिए लिख रहे हैं या उस कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं जिसके एक आइटम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, उसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा 10⁻29 आएगा। नेक्स्ट है मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? अभी हम एक्सप्रेशन निकाला, यहीं से सब कहानी शुरू होगा। जो भी हम लोग निकाला फॉर्मूला जो निकाला, यहाँ सारा बात शुरू करेंगे। बी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टो। ठीक है, बी डी हम रहने देंगे, ई इंटू टो बाई एम एक साथ कर देंगे, ई को यहाँ कर देंगे, और बी डी इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग म्यू इंटू ई। यही म्यू इक्वल टू ई इंटू टो बाई एम को ही हम लोग म्यू कहते हैं, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं। समझ में आई बात? अभी मेरा एक्सप्रेशन है, इसको डिस्कस करने के लिए एरो वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो बी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टो। बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टो रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग 10⁻14 सेकेंड। आप चेक कर लोगे, इतने ही लिखा है ना 10⁻14 सेकेंड, चेक कर लोगे तो यही लिखा है। तो रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू जो लिखाया है 10⁻14 सेकेंड था ना। हाँ ठीक है, तो ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग जानते हैं, टो हो गया रिलैक्सेशन टाइम जिसका वैल्यू हम 10⁻14 सेकेंड लेते हैं, ई हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर, तो एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये और ये तीनों को मिला करके हम म्यू ले लिया, यानी ई इंटू टो बाई एम इक्वल टू म्यू। इसी म्यू को मोबिलिटी कहते हैं। अब हम इफ लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 1, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मोबिलिटी भी क्या है, एक तरह का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगा दिया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिटी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना मान लिया हम लोग 1 मान लिया, तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं, यही से डिफिनीशन बन जाएगा कि अगर इंटेंसिटी हम 1 लेते हैं, यानी यूनिट इंटेंसिटी का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब जो वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। तो बोलेंगे मोबिलिटी इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यूनिट। क्या बताया? मोबिलिटी इज defined as velocity, mobility is defined as drift velocity acquired by free electrons under the influence of electric field of unit intensity। खत्म बात। अच्छा, ये है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू
E इंटू टो बाई एम। तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता है तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं करता। टेम्परेचर चेंज करने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता। और एम क्या है, मास है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता है तो ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई एम, देयरफॉर U वेरीज एज। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मोबिलिटी, जो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर मान लो होल की बात होगी या प्रोटॉन की बात होगी या कोई और चार्ज पार्टिकल की बात होगी, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को लेकर चल रहे हैं इसलिए ये बात हो रही है।